हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आपका मयंक सर आज के अपने इस बच्चों NCERT बायोलॉजी बूस्टर डोज प्रोग्राम में एक और फिर छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज बेटा जी अपन डिस्कस कर रहे हैं पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज जिसको बेटा जी अपन अग्नाशय कहते हैं। वैसे तो अपने ये जो NCERT का लास्ट 22nd चैप्टर है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम वाला, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, उसमें दे रखा है। वैसे पैंक्रियाज बच्चों एंडोक्राइन के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अपन इसकी स्टडी करते हैं। तो आज अपन पैंक्रियाज और उससे जुड़ी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। पैंक्रियाज की पोजीशन क्या है, क्या बच्चों इसके फंक्शन है, कौन कौन से हार्मोन इससे रिलीज होते हैं, वो सारे आज अपन इस बूस्टर डोज में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों जो पैंक्रियाज है उसके लिए एक अनदर वर्ड बच्चों अपन यूज करते हैं, कंपाउंड ग्लैंड। इसको बच्चों मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, कंपोजिट ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने को पता है बच्चों जो पैंक्रियाज है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, क्या एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, हाँ अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, दोनों होती है बच्चों। इसलिए हम इसको मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। हेटेरोक्राइन वर्ड भी अपन इसके लिए यूज करते हैं। अब अपने को पता है बच्चों की जो एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो तो क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन। जबकि जो एक्सोक्राइन होता है जिसके पास खुद की डक्ट होती है, नलिका होती है, उससे बेटा जी कई टाइप के एंजाइम वगैरह सिक्रीट होते हैं। तो पैंक्रियाज से एंजाइम भी आते हैं, पैंक्रियाज से हार्मोन भी आते हैं, दोनों काम करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोक्राइन, कंपोजिट या मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर ये बात? एक बच्चों पैंक्रियाज की जो पोजीशन है, देखो कहाँ होता है अग्नाशय। तो अग्नाशय जब अपने एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की बच्चों स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना उसकी पढ़ते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों जो अपनी इंटेस्टाइन होती है, आंत्र, दो अपने पास है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके तीन पार्ट है। सबसे पहला आता है ड्यूडिनम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अब जो ड्यूडिनम होता है, आपने NCERT में बच्चों डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ड्यूडिनम की जो शेप होती है वो सी शेप्ड होती है, सी आकृति की होती है। तो जो ड्यूडिनम की सी शेप्ड है बच्चों, उन ड्यूडिनम की सी शेप के बीच में, या यूं कहूं तो ड्यूडिनम की जो दोनों लिम्फ्स है, दोनों भुजाएं हैं, उनके बीच में कौन होगा, पैंक्रियाज होगा। स्टमक के नीचे और ड्यूडिनम की सी शेप्ड लिम्फ्स के बीच में पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है, अग्नाशय उपस्थित होता है। अब बच्चों अगर ओरिजिन की बात करें तो पैंक्रियाज भी लीवर की तरह किससे ओरिजिन होगा, याद करो, लीवर किससे ओरिजिनेट हो रहा था, एंडोडर्म से। पैंक्रियाज का भी ओरिजिन बच्चों किससे होगा, एंडोडर्मल होगा। क्लियर है? अब पैंक्रियाज की थोड़ी सी बच्चों स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखते हैं कि जो पैंक्रियाज है, हमने ये तो बोल दिया बच्चों कि पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है। अब बच्चों इसके दो पार्ट होते हैं, इसका एक एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एक इसका एंडोक्राइन पार्ट भी है। दोनों ही होंगे ना, एक्सोक्राइन भी होगा, एंडोक्राइन भी होगा। एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है बच्चों, उसके लिए एक वर्ड अपन यूज करते हैं, एसिनाई, एसिनाई बोलते हैं। और इस एक्सोक्राइन वाले पार्ट से बच्चों सिक्रीट रिलीज होगा पैंक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस इससे बाहर आता है। वही पैंक्रिएटिक जूस जिसमें फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, भोजन को पचाने वाले क्या मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे। अब बच्चों जो एसिनाई वाला पार्ट है, जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, वो इसका 98-99% पार्ट होता है। कहने का मतलब जो 98 से 99% पार्ट है बच्चों, वो इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। वाइल जो एंडोक्राइन है वो केवल 1 से 2% होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों की जो पैंक्रियाज है वो मेनली मुख्यतया कौन सी ग्लैंड हुई, एक्सोक्राइन हुई। मोर देन 98% पार्ट तो एक्सोक्राइन ही हुआ। अब एंडोक्राइन पार्ट जिसके पास अपन बोल सकते हैं डक्टलेस होता है एंडोक्राइन, और वो 1 से 2% है। और उसमें बच्चों जो सेल्स की काउंटिंग दे रखी है आपके NCERT में, 1 से 2 मिलियन सेल्स होती है एंडोक्राइन पोर्शन में, 10 से 20 लाख सेल्स होती है। हाँ, परसेंट उसका केवल 1 से 2% होगा। और जैसे एक्सोक्राइन पार्ट को बच्चों हमने एसिनाई बोला था, वैसे एंडोक्राइन पार्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोला मैंने,
आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी में बेटा जी इसको बोल दो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या कहलाएगा? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब इस जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पोर्शन है बच्चों, इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, आते हैं अपन इस वाले पोर्शन पर भी। उससे पहले जो उसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अपन। वो डाइजेशन से रिलेटेड है तो वो भी अपन कर लेंगे। ये हार्मोन एंडोक्राइन से रिलेटेड है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट से कौन आया? पैंक्रियाटिक जूस आया। अब बच्चों ध्यान रखना, पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन होता है ना, एक्सोक्राइन का मतलब जिसके पास खुद की क्या हो? डक्ट हो। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है बच्चों, ये डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा और ये खुलेगा ड्यूडिनम में। कहाँ खुलेगा? ड्यूडिनम, ग्रहणी में खुलेगा। ये पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में आएगा, वहां फूड को डाइजेस्ट करेगा, भोजन का पाचन करेगा। आपको ध्यान हो तो बच्चों, फूड का मैक्सिमम डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है? तो आपके माइंड में सीधा आंसर क्लिक करेगा, क्या? ड्यूडिनम में होता है सर। बिल्कुल सही कहा। तो पैंक्रियाटिक जूस जो बच्चों आ रहा है पैंक्रियाज से, उसमें कौन कौन से एंजाइम है? देखो उसमें बच्चों एमाइलेज होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एमाइलेज है, उसमें लाइपेज है, उसमें इंपॉर्टेंट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसको आप ट्रिप्सिनोजन बोलते हो, काइमोट्रिप्सिनोजन बोलते हो, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज बोलते हो, ये सारे भी पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। लेकिन ये सारे इनएक्टिव होते हैं। कैसे होंगे? निष्क्रिय होंगे बच्चों। अब जब पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में सिक्रीट होगा, ड्यूडिनम में आएगा, उसी समय बच्चों ड्यूडिनम की वॉल से, ग्रहणी से एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है जिसे क्या बोलते हैं अपन? एंटेरोकाइनेज। बिल्कुल सुन लेना, एंटेरोकाइनेज। पीछे एज लग गया ना बच्चों, ASE, उसका मतलब ही क्या होता है? एंजाइम। अब इस एंटेरोकाइनेज का काम बच्चों, देखो जो ट्रिप्सिनोजन आ रहा ना, ट्रिप्सिनोजन, ये जन लग गया ना, ये इनएक्टिव होता है, लाइक पेप्सिनोजन इनएक्टिव है। तो पहले एंटेरोकाइनेज उस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को बेटा जी कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में। एक्टिव है ट्रिप्सिन। अब ये जो ट्रिप्सिन है, ये काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उन दोनों को भी क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। क्लियर है बात? तो पहले एक्टिव कौन होगा? ट्रिप्सिनोजन होगा। किस में कन्वर्ट हुआ? ट्रिप्सिन में। देन ये ट्रिप्सिन बाकी दोनों इनएक्टिव एंजाइम को भी एक्टिवेट कर देता है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं बच्चों। क्लियर? तो पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से आता है पैंक्रियाटिक जूस, जो जाएगा ड्यूडिनम में और वहां जाके फूड को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर? अब बच्चों दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरा पार्ट इसका क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जहां हार्मोन सिक्रीट करने वाली कुछ सेल्स होती है। एंडोक्राइन है तो हार्मोन ही रिलीज करेगा ना। अब बच्चों एंडोक्राइन में आपको ध्यान है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड को आप बोलते हो डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथियां, क्योंकि हार्मोन जो होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ब्लड करेगा। इनके पास डक्ट तो होती नहीं बच्चों, तो ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ब्लड की है। अब चलो इसके एंडोक्राइन पार्ट की अपन बात करें तो बच्चों ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, इसके पास मेनली 3 टाइप की सेल होती है। ध्यान से सुनना, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? याद करो, सही दिमाग में आ रहा है, ग्लूकेगोन। बीटा सेल से बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन आएगा, इंसुलिन। और डेल्टा सेल से एक हार्मोन आता है सोमेटोस्टेटिन। क्या बोला मैंने? सोमेटोस्टेटिन। ये डेल्टा सेल से रिलीज होता है। अब बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं जो मेन हार्मोन है एक इंसुलिन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ग्लूकागोन का भी मैं बता दूंगा। तो बच्चों जो इंसुलिन है, ध्यान से सुन लेना, इसी से ग्लूकेगोन और क्लियर हो जाएगा। तो जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसमें मोर देन 60% बच्चों ये बीटा सेल्स ही होती है, सबसे ज़्यादा बीटा सेल्स ही होती है। और बीटा सेल से कौन आता है? इंसुलिन हार्मोन आता है। क्या करता है इंसुलिन? किसका बना होता है? अब इसको मैं थोड़ा सा 12th एनसीईआरटी, जो 12th की एनसीईआरटी का 12th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी वाला, उससे भी थोड़ा सा कोरिलेट कनेक्ट करते हैं बच्चों अपन। तो ये जो इंसुलिन है ये बेटा जी एक्चुअल में पेप्टाइड हार्मोन होता है, प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन खुद 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बच्चों बना होता है, ए और बी।
दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। ए में बेटा जी बोलते हैं 21 और बी में 30 एमिनो एसिड होते हैं। ए में कितने? 21 और बी में 30। टोटल कितने हो गए? 51। तो इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल में बता सकते हो आप कितने? 51 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है। अब जब बायोटेक वाला चैप्टर आप बच्चों 12th देखोगे तो वहां बता रखा है पहले प्रो इंसुलिन होता है। प्रो माने फिर से इनएक्टिव हो गया, प्रो इंसुलिन फिर कन्वर्ट होगा किसमें? मैच्योर इंसुलिन में। प्रो इंसुलिन के पास बच्चों 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए बी सी, वाइल मैच्योर इंसुलिन के पास 2 ही होती है, ए एंड बी। सी पॉलीपेप्टाइड चेन को हटा दिया जाता है। और आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ी रहती है? हाँ, डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन से? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है। अब जब इंसुलिन की बात आई है, क्या करता है इंसुलिन? तो सबसे मेन बच्चों देखो, बॉडी का एक ऐसा हार्मोन है, ध्यान से सुन लेना बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। बॉडी का एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कौन? इंसुलिन। शुगर के लेवल को कम करता है, एक ही बात है। अब बच्चों ब्लड में ग्लूकोज को कम कर रहा है तो उसके लिए आप हाइपो बोलोगे कि हाइपर बोलोगे? 2 वर्ड आते हैं ना बच्चों। हाइपर का मतलब नॉर्मल से ज्यादा, हाइपो का मतलब नॉर्मल से कम। तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। सो इंसुलिन के लिए एक वर्ड लिखेंगे अपन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या कहा? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। कैसे कम करता है वो भी सुन लो। तो पहली चीज बच्चों, ये जो अपना लीवर है, लीवर से कनेक्टेड है। आपको बताया था मैंने लीवर वाले बूस्टर डोज में कि जो ग्लूकोज है बच्चों, इंसुलिन उस ग्लूकोज से लीवर में क्या बनवा देगा? ग्लाइकोजन। तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लूकोज की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इंसुलिन बच्चों कैसे भी करके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे? ग्लाइकोजेनेसिस। याद आ गया ना? ग्लाइकोजन का सिंथेसाइज करना, ग्लाइकोजेनेसिस। बस, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देगा। ऐसे ही बच्चों एक और चीज, इंसुलिन क्या करता है कि जो ब्लड की ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को सेल्स में ट्रांसफर करता है। या मैं ऐसे बोलूं, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमीबिलिटी को, पारगम्यता को ग्लूकोज के लिए बढ़ा देगा। समझ रहे हो बात? सेल मेम्ब्रेन की परमीबिलिटी को ग्लूकोज के लिए बढ़ा देगा। तो ये जो ब्लड वाला ग्लूकोज है बच्चों, ये ब्लड से किस में चला जाएगा? ये सेल में चला जाएगा। तो जब सेल में चला गया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। क्लियर? तो कैसे भी करके इंसुलिन का काम है कि वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर दे। वो लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना दे, वो सेल की परमेबिलिटी को ग्लूकोज के लिए बढ़ा दे, ताकि ब्लड में से ग्लूकोज कहां चला जाए? सेल्स के पास चला जाए। क्लियर है बात? अब इसके ऊपर डिसऑर्डर पे भी आते हैं। उससे पहले बच्चों जो ग्लूकागोन है उसकी मैं बात कर लेता हूं। ग्लूकागोन जो अल्फा सेल्स से आता है वो बेटा जी इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक होता है। ध्यान से सुनना, इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक होता है। एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी हार्मोन है, प्रतिरोधी, उल्टा, उसके उल्टा काम करता है। कैसे? तो इंसुलिन का तो काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना, और ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। इनको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, बढ़ाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? हाइपर। तो बच्चों ग्लूकागोन एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। कैसा है? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। समझ गए ये चीज? तो इंसुलिन हाइपो और ग्लूकागोन हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। क्लियर? अब कैसे है? तो इसका इंसुलिन के उसको उल्टा सोच लो। क्या? कि वो लीवर में ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा, उसे आपने कहा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस। याद आ गया बेटा जी? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजन से क्या बना? ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, और सेल मेम्ब्रेन की परमीबिलिटी को ग्लूकोज के लिए कम कर देगा। इंसुलिन बढ़ा रहा था, ये कम कर देगा, ताकि ग्लूकोज सेल में नहीं जाकर के कहां रह जाए? ब्लड में रह जाए, और ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज हो जाए। समझ रहे हो ये चीज? ठीक है।
तो कहने का मतलब बच्चों जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है दोनों मिलकर अपने ब्लड में, अपनी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं, होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं, समस्थैतिकता, उनकी स्थिति को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपसे कह दे बच्चों की बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा हो गया, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? सोचो। अगर नॉर्मल से ज्यादा ग्लूकोज है तो आएगा इंसुलिन, इंसुलिन आएगा और वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। आपसे बोल दे कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो गया, तो तब आएगा ग्लूकागोन, वो वापस से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। तो दोनों हार्मोन मिलकर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं। क्लियर है ये चीज? अब बच्चों इनका जो टारगेट ऑर्गन होता है ना कि भाई इंसुलिन बॉडी में कहां जाके कौन सी सेल्स पर मेनली इफेक्ट करता है, उसका प्रभाव किन सेल्स पर होता है, तो पहला तो दिमाग में आपके सीधा ही आ रहा है कि भाई ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ये सारी प्रोसेस कहां चल रही है? ये सब लीवर में चल रही है। और लीवर की सेल को क्या कहते हो रे? हिपेटोसाइट। साइट का माने सेल हो गया बच्चों। तो लीवर की सेल क्या है? हिपेटोसाइट है। तो इंसुलिन का पहला टारगेट ऑर्गन में क्या बता सकता हूं? हिपेटोसाइट। पहला टारगेट कहां है? हिपेटोसाइट पे, लीवर सेल्स पे। उसके अलावा बच्चों इंसुलिन एडिपोसाइट सेल पर भी इफेक्ट डालता है। एडिपोसाइट आपके स्किन के नीचे, स्किन के नीचे एक टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, वही फैट वाला, वसा संचय वाला, फैट स्टोरेज वाला, उसकी सेल को मैंने क्या बोला? एडिपोसाइट। वहां भी इफेक्ट डालेगा इंसुलिन, और मसल्स पर भी इफेक्ट डालता है। तीन जगह, मेन हिपेटोसाइट, एक एडिपोसाइट, एक अपनी मसल्स। ये इसके टारगेट सेल मान लो, टारगेट ऑर्गन मान लो, इंसुलिन और इनके लिए। क्लियर है बच्चों? अब एक वो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, इंसुलिन हार्मोन से कनेक्टेड है बच्चों, ध्यान से सुनना, वैसे नाम आप सबने सुन रखा है, कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इंसुलिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो बेटा जी ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन तो ब्लड में शुगर कम कर रहा था। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और इस ग्लूकोज के बढ़ने से अगर लंबे टाइम तक ये लेवल बढ़ता रहे, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया अगर हो, लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर ज्यादा रहे, तो उस डिसऑर्डर को आप क्या बोलोगे? डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलेंगे? डायबिटीज मेलाइटस। शुगर, मधुमेह है जिसको आप हिंदी में कहते हो, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर बच्चों, डायबिटीज बोल सकते हो। अब होता क्या इसमें? डायबिटीज में बच्चों ये होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, शुगर बहुत ज्यादा हो गई। अब हम इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ये डिसऑर्डर वहां दे रखा है, कई चैप्टर मिक्स होके बच्चों आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो बूस्टर डोज का मतलब यही है कि जो भी शॉर्ट बूस्टर पॉइंट में आप लोगों के लिए उठाऊंगा बायो का, वो बायो में, एनसीईआरटी में जहां जहां उसके बारे में दे रखा है, वो सब बेटा जी हम समेट के एक साथ ले आएंगे। ठीक है ना? तो ये जो डायबिटीज डिसऑर्डर है बच्चों, इसमें होता क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब वो जो एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसे ब्लड किसे दे देगा? फाइनली किडनी को दे देगा। अरे बॉडी में जिसका कोई नहीं होता बच्चों, उसका कौन होता है रे? उसकी होती है किडनी। तो उस ग्लूकोज को कोई नहीं ले रहा, सबने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया, हम तो नहीं लेंगे। देन वो ग्लूकोज ट्रांसफर टू किडनी। अब किडनी क्या करेगी? किडनी भी क्या करती है? अब उस किडनी उस ग्लूकोज को यूरिन के साथ बाहर निकाल देगी। तो शुगर का, ग्लूकोज का यूरिन के साथ बाहर आना, इसके लिए बेटा जी एक वर्ड यूज करते हैं अपन, ग्लाइकोसूरिया। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसूरिया। ये डायबिटीज के सिम्टम है। इसके अलावा बच्चों डायबिटीज में एक और सिम्टम आता है कि यूरिन के साथ एक टॉक्सिक कीटोन बॉडी भी बच्चों एक्सक्रीट होती है, बॉडी में कीटोन बॉडी बनने लग जाती है, फैट ऑक्सीडेशन से भी बनती है। वो जो कीटोन बॉडी अगर यूरिन के साथ बाहर आ रही है, मूत्र के साथ बाहर आ रही है, उसको हम बोलेंगे कीटोन यूरिया। तो मैंने दो वर्ड आपको बताए, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन के साथ क्या बाहर आया बेटा जी? ग्लूकोज आया, शुगर आई, और कीटोन यूरिया, यूरिन के साथ क्या गया? कीटोन बॉडी बाहर आई। ये सिम्टम किस डिजीज के? ये सिम्टम है डायबिटीज मेलाइटस के। क्यों हुआ? क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। क्लियर है?
समझ गए इस डिसऑर्डर को। अब इसका ट्रीटमेंट बच्चों बताते हैं। इंसुलिन थेरेपी दे रखी है एनसीईआरटी में, रेगुलर इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन लगता है बच्चों इंसुलिन का पेशेंट को सबक्यूटेनियसली। ये कोरोना का लग रहा है ना, एक लेक्चर में बूस्टर डोज आपको कोरोना के लिए भी बच्चों जल्दी बना रहा हूँ, उसमें कोरोना वायरस के बारे में, उससे रिलेटेड जो कोवैक्सीन कोविशील्ड है उसके बारे में जल्दी एक बूस्टर डोज आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो सब क्यूटेनियस का मतलब हो गया बच्चों, सब का मतलब नीचे, क्यूटेनियस का मतलब स्किन के नीचे लगता है, सब क्यूटेनियसली इंजेक्शन लगता है। अब बायोटेक में बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंसुलिन का इंजेक्शन ही लगता है, इसको ओरली नहीं लिया जा सकता। ओरली बोले तो मुख द्वारा, इंसुलिन की गोली नहीं आती कि भाई गोली खा ली इंसुलिन की, उसका इंजेक्शन ही लगेगा, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर बच्चों ये आता है कि इंसुलिन मैंने आपको बताया था पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड प्रोटीन। ए पेप्टाइड, अल्फा पेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड, बी में 30, टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं इसमें। तो पेप्टाइड हार्मोन है, तो अगर इसको माउथ से लिया जाएगा, ओरली लिया जाएगा, तो बच्चों स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में, वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे और उसका उतना इफेक्ट बॉडी पर नहीं होगा। इसलिए इंसुलिन का क्या लिया जाएगा? इंजेक्शन लिए जाते हैं सब क्यूटेनियसली, उप त्वचीय, त्वचा के नीचे। समझ गए बात? वहीं बायोटेक में बच्चों ये भी बता रखा है कि पहला ये जो ऐसा हार्मोन है जिसे बच्चों बैक्टीरिया के थ्रू आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में, पहला हार्मोन जिसको लेबोरेटरी में बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया गया था, वो भी इंसुलिन था ना? याद आ रहा है क्या कुछ? एक अमेरिकन कंपनी बता रखी है एनसीईआरटी में, एली लिली 1983, ई कोलाई बैक्टीरिया के यूज से इंसुलिन सिंथेसाइज किया आर्टिफिशियल तरीके से, उसे बच्चों ह्यूमुलिन कहा गया। ह्यूमुलिन, ह्यूमन का इंसुलिन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब बच्चों इंसुलिन की हमने बात कर ली, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन आ गया, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज आ गया, डायबिटीज में ग्लाइकोसूरिया आ गया, कीटोन यूरिया के बारे में अपन डिस्कस कर लिया। एक बच्चों जो एक सेल अपन ने डेल्टा सेल भी बताई थी ना, आइलेट ऑफ लैंगरेंस में अल्फा सेल आ गई, बीटा, तीसरी कौन सी थी? डेल्टा सेल, उसका भी सुन लो। डेल्टा सेल का हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, ये वर्ड भी दो जगह आता है, एक और जगह आता है एंडोक्राइन सिस्टम में, सोचना कहां आता है उस पर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। तो ये जो सोमेटोस्टेटिन है बच्चों, ये इसका काम है, ये अल्फा बीटा सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इंसुलिन ग्लूकागोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, या यूं बोलूं तो इनहिबिट भी कर सकता है। सोमेटोस्टेटिन रेगुलेट करने में इसका रोल रहेगा। तो ये बच्चों पैंक्रियाज के बारे में आज अपन ने डिस्कस किया। जो कैसी ग्लैंड मैंने आपको बताई? मिक्स्ड ग्लैंड बच्चों हमने बताई, जो एंडोक्राइन भी होती है, जो एक्सोक्राइन भी होती है। हेटेरोक्राइन हमने बोल दिया। एक्सोक्राइन वाला पार्ट से बच्चों वो पैंक्रियाटिक जूस, एंजाइम वाला पोर्शन, वो तो डक्ट के थ्रू चला जाएगा ड्यूडिनम में, और एंडोक्राइन वाले पार्ट से ये हार्मोन आते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। क्या इन हार्मोन का फंक्शन है, कौन कौन इनकी टारगेट सेल है जहां ये इफेक्ट डालेंगे, और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में हमने इस बूस्टर डोज में बच्चों डिस्कस किया। तो बेटा जी उम्मीद करता हूं इस बूस्टर डोज में भी आपको मजा आया होगा। एफर्ट अपना यही रहता है कि रोज एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी बूस्टर डोज आप लोगों के लिए लेकर आएं जिससे बच्चों नीट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसा एक छोटा सा पॉइंट लाता हूं कि जो उसी बूस्टर डोज में कंप्लीट हो जाता है, जहां जहां एनसीईआरटी में उस टॉपिक पॉइंट के बारे में दे रखा है, वो बच्चों हम सारी चीजें आपको एक साथ देने का एफर्ट करता हूं। ठीक है बेटा जी, मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में एक नए बूस्टर डोज के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्टडी में व्यस्त रहें बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय स्वाभिमान।